हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केसेस और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी लोक व्ययों में वृद्धि प्रभावित करने वाले कारण या घटक के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लोक व्ययों में वृद्धि प्रभावित करने वाले कारण या घटक। वर्तमान युग में लोक व्ययों में भारी वृद्धि हुई और ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यय संसार में सभी देशों में निरंतर बढ़ रहा है। निस्संदेह यदि किसी देश में अब से 50 वर्ष के लोक व्यय की वर्तमान व्यय में तुलना की जाए तो उसमें आश्चर्यजनक वृद्धि दृष्टिगोचर होगी। लोक व्यय की इस विशाल वृद्धि के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। राज्यों के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का विस्तार, शहरीकरण में वृद्धि, मूल्य स्तर का निरंतर ऊपर उठना, राष्ट्रीय आय और जीवन स्तर की उन्नति, देश की सुरक्षा पर व्यय में वृद्धि, दोषपूर्ण नागरिक एवं वित्तीय शासन, प्रजातंत्रवाद का विकास, सामाजिक सेवाओं में वृद्धि, सरकारी उद्योग का विकास, आर्थिक नियोजन। राज्यों के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का विस्तार। लगभग सभी राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ा है, जिसका फल यह हुआ कि अधिक बड़े प्रदेश के लिए अधिक व्यय आवश्यक हो गया है। भूतकालीन राज्य आधुनिक राज्यों की तुलना में साधारणतः छोटे होते थे। क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि तो और भी अधिक तेजी के साथ हुई थी। प्रत्येक देश को करोड़ों मनुष्यों के लिए राजकीय सेवाएं उपलब्ध करनी पड़ती हैं, जिससे सरकारी व्यय बढ़ जाता है। शहरीकरण में वृद्धि। प्रायः सभी देशों में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। विद्वान शहरों का क्षेत्रफल और जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही नए नए शहर विकसित हो रहे हैं। गांवों की तुलना में शहरों के प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय अधिक होता है, क्योंकि शहरी सुविधाओं जैसे सड़क यातायात व्यवस्था, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं, पार्क इत्यादि पर अधिक व्यय करना होता है। मूल्य स्तर का निरंतर ऊपर उठना। विगत वर्षों में संसार भर में कीमतें निरंतर ऊपर बढ़ती गईं। ऊंचे मूल्यों के कारण उन सेवाओं के व्यय में जो राज्य द्वारा संपन्न की जाती वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय और जीवन स्तर की उन्नति। विगत वर्षों में संसार के सभी देशों में कृषि तथा उद्योग धंधों की उन्नति हुई। प्राकृतिक और मानव संसाधनों का विदोहन अधिक अंश तक किया गया है और सभी देशों ने आर्थिक विकास की किसी विचार युक्त नीति को अपनाया है। इस आर्थिक उत्पादन के साथ साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई है और मानव समाज का निरंतर स्तर ऊंचा उठता गया है। समाज की करदान क्षमता बढ़ी है और लोक आगम में भी उसी के अनुसार वृद्धि हुई है। लोक आगम बढ़ने से राज्य के पास अधिक धन आ गया और उसकी व्यय क्षमता बढ़ गई। पूंजी व्यय की मात्रा सभी देशों में बढ़ रही है। देश की सुरक्षा पर व्यय में वृद्धि। आधुनिक युग में विश्वव्यापी युद्ध बराबर होते आए हैं। कुछ देशों ने अन्य देशों को जीतने के लिए भारी सैनिक तैयारी की है। अन्य देशों ने अपनी रक्षा के लिए भारी व्यय किया है। जिन देशों ने तटस्थ नीति अपनाई है, उन्हें भी अपनी सैनिक शक्ति दृढ़ रखने के लिए भारी व्यय करना पड़ा, ताकि कोई उन पर आक्रमण ना कर दे। वैसे भी आधुनिक युग बहुत महंगे होते हैं। शीत युग के कारण लोक व्यय में भारी वृद्धि हुई है। दोषपूर्ण नागरिक एवं वित्तीय शासन। कहा जाता है कि विगत वर्षों में संसार के लगभग सभी देशों में लोक व्यय पर नियंत्रण ढीला रहा है। सेवाओं की दोबारगी और अपव्यय को प्रोत्साहन मिला है। शासन संबंधी जटिलता बढ़ती गई है। नागरिक शासन का बराबर विस्तार होता गया है तथा वेतन और कर्मचारियों की संख्या दोनों में वृद्धि हुई है। इन सभी बातों के फलस्वरूप लोक व्यय में भी बराबर वृद्धि की गई। प्रजातंत्रवाद का विकास। अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में प्रजातांत्रिक राज्य में व्यय अधिक होता है। इसमें अनेक राजनीतिक दल होते हैं, जिनसे प्रत्येक सार्वजनिक व्यय के द्वारा मतदाताओं को लाभ पहुंचाने तथा प्रश्न करने का प्रयत्न करता है। प्रजातंत्रीय राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुधार की आवश्यकता बढ़ जाती है।
और सरकार को अपना व्यय बढ़ाने पर बाध्य होना पड़ता है। सामाजिक सेवाओं में वृद्धि। व्ययों में वृद्धि का एक कारण यह भी है कि सरकार पर सामाजिक सेवाओं को दायित्व निरंतर बढ़ रहा है। प्रायः सभी देशों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में केंद्रीय सरकार के कार्यों में भारी वृद्धि हुई है। सरकारी उद्योगों का विकास। अधिकांश देश में पिछले कुछ समय में सरकारी उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। इसके कारण भी सरकारी व्ययों में वृद्धि हुई है। आर्थिक नियोजन। प्रायः सभी अर्ध विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन या अन्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिन पर योजनाबद्ध रूप में सरकारों को पर्याप्त राशि का व्यय करना होता है। आगे देखते हैं डेंजर्स इम्प्लाइड इन इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। लोक व्ययों की वृद्धि में निहित खतरे। लोक व्ययों की वृद्धि में कुछ खतरे भी विद्यमान हैं और जिनके कारण इन्हें नियंत्रित करने पर विचार किया जाता है। इस संदर्भ में कुछ मुख्य पहलू निम्न प्रकार हैं। सरकार का व्यय अपव्यय और अनुत्पादक होता है, अतः इसमें वृद्धि होना, अपव्यय में वृद्धि होना। यह विचारधारा परंपरावादी अर्थशास्त्री ऐसे कार्यों को उत्पादक कार्यों की संज्ञा देते हैं जहाँ की भौतिक रूप से वस्तु में वृद्धि हो। सेवाओं इत्यादि के रूप में होने वाली वृद्धि को उत्पादन की संज्ञा नहीं देते थे। वास्तविकता तो यह है कि उस समय राजशाही सरकारें होती थी जो अपने ऐश आराम के कार्यों में राजकोष का अपव्यय करती थी, परंतु वर्तमान समय में सरकार द्वारा किए जाने वाले व्ययों को अनुत्पादक की संज्ञा देना कहाँ तक उचित है? क्या सरकार द्वारा उद्योग, व्यापार एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं पर किया गया व्यय अनुत्पादक व्यय कहलाने का अधिकारी है? क्या सरकार द्वारा बांध या सड़कों का निर्माण कराना अनुत्पादक है? क्या यातायात साधनों का सुधार एवं बाढ़ इत्यादि से रक्षा कृषि और उद्योगों की सफलता का कारण नहीं बनती? यह ठीक है कि प्रशासन की त्रुटि के कारण इन क्रियाओं पर किए जाने वाले व्यय से हमें उतना लाभ ना मिलता हो, परंतु लाभ का प्राप्त होना इस बात की कसौटी नहीं कि सरकारी व्यय अनुत्पादक है। यह त्रुटि प्रशासन तंत्र की है, न कि सरकारी व्यय की। अल्पसंख्यक राजनीतिक दल को यह चिंता रहती है कि सत्तारूढ़ दल लोक व्ययों में वृद्धि से अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। यह सही है कि सत्तारूढ़ दल अपने निहित स्वार्थों के लिए व्यय में वृद्धि करते हैं, लेकिन केवल इसी आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि लोक व्यय नहीं बढ़ने चाहिए। सत्तारूढ़ दल का स्वार्थ यह है कि चुनावों में उसके अधिक से अधिक व्यक्ति जीतते रहें। इसके लिए वह अधिकतम जन कल्याण के दृष्टिकोण से कार्य करेगी, जिससे समाज के किसी न किसी वर्ग को लाभ अवश्य मिलेगा। यदि किसी कारणवश किसी एक या कुछ वर्गों को लाभ नहीं मिलता तो इससे उत्पन्न असंतुलन अन्य वर्गों के लाभ के लिए भी व्यय करने का आधार बनेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि सत्तारूढ़ दल अधिकतम जन कल्याण के सिद्धांत के आधार पर व्यय नहीं करेगा तो उसके अस्तित्व को संकट उत्पन्न हो सकता है। सरकारी क्षेत्र का आधिपत्य होने से निजी क्षेत्र की सत्ता कम होती है। यह आलोचना शुद्ध पूंजीवादियों ने की थी। आज जब शुद्ध पूंजीवादी ही नहीं तो इस आलोचना का अधिक औचित्य नहीं रह जाता। आज प्रत्येक अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप एवं सहयोग के महत्व को स्वीकार किया जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें लोक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का पूरक एवं समान महत्व होगा। सरकारी क्षेत्र में उन आधारभूत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना की जाती है जिनमें अधिक पूंजी कम लाभ और देर से लाभ की विशेषताओं के कारण निजी क्षेत्र पहल नहीं कर पाता। लोक व्ययों में वृद्धि होने पर एक और जनता पर कर भार पड़ता है और यदि इनसे लोक व्ययों को पूर्ति नहीं हो पाती तो घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण देश में मुद्रास्फीति स्थिति उत्पन्न होने लगती है। उपयुक्त आलोचना का वैज्ञानिक विवेचन करना होगा। यह ठीक है कि लोक व्ययों में वृद्धि से कर भार में वृद्धि होती है, लेकिन यदि यह प्रक्रिया इस प्रकार की जाती है कि जनता के कुल कल्याण में वृद्धि होती है तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जनता से त्याग में वृद्धि हो जाती है तो लोक व्ययों को नियंत्रित करना होगा। लोक व्ययों से
लोक व्ययों में वृद्धि की उपयुक्त आलोचना का अध्ययन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि लोक व्ययों में वृद्धि चिंता का विषय नहीं है, जितना कि इस पर कुशल एवं प्रभावशाली नियंत्रण की आवश्यकता का प्रश्न है। लोक व्यय में वृद्धि के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स फॉर इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। लोक व्यय में निरंतर होती जा रही वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालने के संबंध में जिन सिद्धांतों या नियमों का प्रतिपादन किया गया है वे निम्न प्रकार हैं। वैगनर का राज्य के क्रियाकलापों में वृद्धि का नियमन, पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना, लोक व्यय में वृद्धि का विकास मूलक सिद्धांत। लोक व्यय राजस्व का एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत भाग माना जाता है। लोक व्यय का आशय उन व्ययों से होता है जो सरकार केंद्रीय, राज्य अथवा स्थानीय द्वारा अपने संचालन, सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण कार्यों पर किए जाते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की व्याख्या में कुछ सरकारें दूसरे देशों की सहायता पर भी व्यय करती हैं। यह व्यय भी लोक व्यय में शामिल किए जाते हैं। प्राचीन समय में लोक व्यय का बहुत कम महत्व था। वित्त की सभी योजनाओं में सर्वोत्तम वह है जिसमें कम खर्च किया जाता हो। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक व्यय को अनावश्यक, अनुत्पादक और अपव्यय समझा जाता था और इस आधार पर राज्य के केवल आधारभूत कार्यों के लिए और वह भी सीमित मात्रा में व्यय करने पर जोर दिया जाता था। धीरे धीरे राज्य के उत्तरदायित्व बढ़ने लगे और इसके कार्यों में भी वृद्धि होने लगी, तो लोक व्यय का महत्व भी बढ़ने लगा। आज की स्थिति यह है कि सरकार अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी आयों से अधिक व्यय करती है। सरकार को पहले से व्यय और आगम के बारे में नियोजन करना होता है, अर्थात यह पता लगाना होता है कि विभिन्न मदों पर व्यय कितनी राशि में करना आवश्यक है उसके लिए और सरलता से कितना धन वह एकत्रित कर सकती है। सरकार की आय पहले से पूर्णतः निश्चित नहीं होती, अतः सरकार को पहले से यह अनुमान लगाना पड़ता है कि उन विभिन्न उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उसे कितने धन की आवश्यकता होगी। तो भी वास्तविक आगम राशि में अंतर रह जाता है, अतः सरकार को लोक व्ययों के संबंध में भी लोचपूर्ण नीति अपनानी होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।